ईरान और अमेरिका की जंग 28 फरवरी को शुरू होती है और पहले दिन अली खामनेई की मौत हो जाती है। उसके बाद दुनिया लगातार तमाशा देखती रही। बीच में लगा कि युद्ध थम गया, लेकिन फिर से शुरू हुई। और अभी कहानी के पीछे की कहानी है क्या? लगभग 24 फरवरी के आसपास मैं इजराइल जाता हूँ। करीबन 28 फरवरी को मैं टेल अवीव के एयरपोर्ट पहुँचता हूँ और जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर निकलता हूँ, अचानक से सायरन बजता है। युद्ध की घोषणा हो जाती है और मैं देखता हूँ कि अमेरिका के बहुत सारे विमान उस एयरपोर्ट पे हैं और मैं वहीं से एनडीटीवी के लिए लाइव रिपोर्टिंग शुरू कर देता हूँ। पाकिस्तान कहता है कि मैं मीडिएशन करूँगा और ट्रम्प कहते हैं कि मेरे जो फेवरेट फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो इसकी मेज़बानी करेंगे, ये मीडिएट करेंगे। और इसी दौरान आसिम मुनीर ट्रम्प को नोबेल प्राइज़ के लिए रेकमेंड भी करते हैं। तो ट्रम्प जो है एकदम सातवें आसमान पर कि मेरा दोस्त आसिम मुनीर मेरे लिए क्या क्या नहीं कर रहा। पाकिस्तान को भी पता है कि चाबी कहाँ घुमानी है और कहाँ मरोड़ना है। लेकिन वो चाबी घूमी नहीं, क्योंकि इजराइल कह रहे सीज फायर से खुश नहीं था जी, और उससे खतरा भी मंडराने लगा था इजराइल और अमेरिका के संबंधों पर। क्या कुछ फर्क पड़ा और क्या अमेरिका उसी प्रेशर में दोबारा जंग लड़ रहा है? जब पाकिस्तान की नीति में ही और डीएनए में ही आतंकवाद है और अमेरिका, इजराइल और भारत को हेट करना है, उनको ख़त्म करना है, तब वो शांति के राजदूत कैसे बन सकते हैं? जंग जो है सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच में नहीं है, इसमें अमेरिका भी बहुत बड़ा योगदान दे रहा है ईरान के खिलाफ। और जो कई ऐसे देश हैं, चाहे वो कतर हो, यूएई हो, बहरीन हो, कुवैत हो, कुछ हद तक अज़रबैजान हो, ये इसमें कैप्चर हो गए हैं। ईरान खुद मुख्तार मुल्क रहा है शुरू से और अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि ईरान कभी रूस के करीब आए। तो 1953 में पहली बार वहाँ पर तख्ता पलट किया जाता है। 1979 में ईरान में क्रांति रेवोल्यूशन आती है और उसके बाद दोबारा से खामनेई सत्ता में आते हैं। अमेरिका की नज़र शुरू से ईरान पर थी, क्योंकि ईरान के पास तेल था। अमेरिका की नज़र उन मुल्कों पर रहती है जी। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? अब रूस किस तरीके से ईरान के साथ है? सीधे तौर पर नहीं है तो कैसे है? और इसमें चीन का भी क्या रोल है? सबसे पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अमेरिका की नज़र दुनिया भर में उन मुल्कों पे, उन जगहों पे रहती है जहाँ पर तेल मौजूद है। चाहे वो ईरान हो, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कहीं भी हो। ईरान को अमेरिका जितना भी कहे कि हमने अलग थलग कर दिया, हमने सैंक्शन लगा दिए, हमने चोक कर दिया, हम आपको शिप जो है चलाने नहीं देंगे, तेल निर्यात करने नहीं देंगे, लेकिन चाइना और साथ में रशिया आज भी ईरान की पूरी तरीके से मदद कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर वापस लौटते हैं। आपको नहीं लगता एक हथियार बन गया है? ईरान और अमेरिका दोनों चाहते हैं इस पर कंट्रोल। फिर से वही सवाल हमारे सामने है कि सप्लाई चेन का क्या होगा, एनर्जी सप्लाई का क्या होगा, कीमतों का क्या होगा और तेल निर्यात का क्या होगा। भारत और ईरान की दोस्ती पूरी दुनिया में चर्चा होती थी। ईरान हमें तेल भी देता था। कहा जाता है कि दुनिया से काफ़ी सस्ता तेल ईरान हमें देता रहा है। अभी भारत और ईरान की दोस्ती कहाँ खड़ी है? मुझे नहीं लगता कि ईरान और भारत के बीच में जो एक कॉपरेशन है या एक दोस्ती है वो खत्म होने वाली है। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ा युद्ध क्या विश्व युद्ध की शक्ल ले सकता है? क्या ये वॉर रूस यूक्रेन वॉर की तर्ज पर सालों साल लड़ी जाने वाली है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का आगे का क्या होगा और इस टकराव की वजह से भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं? सवाल कई हैं और जवाब मुश्किल हैं। आज सीक्रेट फाइल्स के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं मुश्किल लेकिन ज़रूरी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एनडीटीवी के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर आदित्य राज कौल, जो खुद कई बार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर चुके हैं। स्वागत है आदित्य आपका। आज बात ईरान और अमेरिका की। ईरान और अमेरिका की जंग 28 फरवरी को शुरू होती है और पहले दिन अली खामनेई की मौत हो जाती है। उसके बाद दुनिया लगातार तमाशा देखती रही। बीच में लगा कि युद्ध थम गया, लेकिन फिर से शुरू हुई। और अभी कहानी के पीछे की कहानी है क्या? ज़रा विस्तार से बताइए। देखिए मुनीश, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमें 2025 में जाना होगा। 12 दिन का एक युद्ध हुआ इजराइल और ईरान के दरमियान और उसमें अमेरिका ने भी कुछ हद तक मदद की। हमने देखा कि B-2 बॉम्बर्स जो थे उन्होंने न्यूक्लियर साइट्स पे उसके आसपास जो है बॉम्बिंग की और फिर ये युद्ध जो है थम गया। यूएस ने मीडिएशन किया और ईरान और इजराइल के बीच में एक अल्पविराम हो गया। लेकिन जंग उसी वक्त लोगों ने सोच लिया था कि ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि जो खटास है,
जो आपस में गुस्सा है इजराइल और ईरान के दरमियान, ये अचानक से इस पे अल्पविराम नहीं लग सकता, क्योंकि चाहे वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हों इजराइल या ईरान के, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, पॉलिटिशियंस हैं, प्रधानमंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, ये बरकरार जो है जारी रहे। और अमेरिका भी चेतावनी देता रहा, ट्रंप जो है बार बार ईरान को चेतावनी देते रहे कि अगर आप जो है परमाणु हथियार का कोशिश करेंगे बनाने की और कुछ हद तक जो है इसको छिपाने की कोशिश करेंगे और इंटरनेशनल एक्सेस जो है IAEA को नहीं देंगे, तो आपके लिए सही नहीं होगा, आपके खिलाफ जो है और सैंक्शंस लग सकते हैं और हम आपके खिलाफ और आक्रमण भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है ईरान जो है अमेरिका के द्वारा और बहुत सारे जो पश्चिमी मुल्क हैं ये भी कहते रहे कि ईरान किसी तरीके से परमाणु जो अपने गतिविधि है वो आगे बढ़ाती रही। अब आते हैं फरवरी 2026 में। लगभग 24 फरवरी के आसपास मैं इजराइल जाता हूँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर 1-2 दिन के दौरे पर आते हैं और मैं देखता हूँ कि 2 दिन का ये बहुत अच्छा जेरूसलम में कार्यक्रम रहता है और उसके बाद करीबन 28 फरवरी को मैं टेल अवीव के एयरपोर्ट पहुँचता हूँ और जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर निकलता हूँ अचानक से सायरन बजता है, युद्ध की घोषणा हो जाती है और मैं देखता हूँ कि अमेरिका के बहुत सारे विमान उस एयरपोर्ट पे हैं और मैं वहीं से NDTV के लिए लाइव रिपोर्टिंग शुरू कर देता हूँ। लेकिन इसमें हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि कई ऐसी घटनाएं घटीं, चाहे वो स्टेटमेंट्स हों अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से और ईरान की तरफ से जो आते रहे। और मेरा ये मानना है ज़ाती तौर पे कि नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उन्होंने ट्रंप को बहुत कोशिश की समझाने की कि किसी तरीके से हमें ईरान को रोकना होगा, चाहे युद्ध ही करना पड़े, चाहे एक कई दिनों तक ही, कई हफ्तों तक ये युद्ध चलता रहे, लेकिन ईरान को हमें इनकेपेबल बनाना होगा ये न्यूक्लियर या परमाणु जो हथियार वो कोशिश कर रहे हैं बनाने की। तो हमने देखा एक अचानक से 28 को बमबारी होती है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो है अमेरिका इसको नाम देता है, इजराइल कहता है ऑपरेशन रोरिंग लायन। और मेरी, जैसे कि मैंने कहा कि एयर इंडिया की फ़्लाइट जो है बम्बई से आ रही थी यहाँ पर और मुझे दिल्ली जाना था, लेकिन आधे रास्ते ही वो एयर इंडिया की फ़्लाइट वापस यू टर्न करती है और बम्बई चली जाती है वापस। और कुछ लोग तो ऐसे थे जो अंदर चले गए थे बोर्डिंग करने के लिए और उनका सामान 1 हफ्ते तक एयरपोर्ट पर ही पड़ा रहा, उनको नहीं मिला। मैं थैंकफुली अभी चेक इन नहीं किया था, अभी मैं एयरपोर्ट के दरवाजे पर ही था जब ये हुआ और लाइव रिपोर्टिंग मेरी शुरू हो गई। तो उस वक्त समझ नहीं आया कि ऑपरेशन तो चल रहा है, लेकिन ये किस कारण से शुरू हुआ और उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। एक चीज़ जो बार बार डिस्कस होती रही वो ये होती रही कि ऐसा लग रहा है कि रेजिम चेंज होगा, क्योंकि आपको याद होगा मुनीश कि कई हफ्तों से वहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन चल रहे थे। कई ऐसे ईरानी लोग सामने आ रहे थे और कह रहे थे कि हमें तख्ता पलटी चाहिए, हम इस जो इस्लामिक शासन है खामेनेई का, ये नहीं चाहते। उसी दौरान करीबन 4-5 घंटे होंगे ऑपरेशन के, अचानक से खबर आई कि खामेनेई पे हमला हुआ है और रात तक लगभग इसकी इनफॉर्मली पुष्टि हो गई थी कि खामेनेई को मार दिया गया है। लेकिन अगले दिन पूरी तरीके से पुष्टि की गई और कहा गया अमेरिका और ईरान के द्वारा कि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अभी तख्ता पलटी नहीं था, लेकिन ईरान को सबक सिखाना था, तो इसीलिए हमने आयतुल्लाह खामेनेई को मार दिया। आयतुल्लाह खामेनेई अपनी सोशल मीडिया में भी और अपने जो प्रीचिंग्स थे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बार बार जो है अपनी स्पीच देते थे और कहते थे इजराइल को मिटाने की भी बहुत बार जो है बात हुई। और ये जंग जो है वहाँ थमी नहीं, ये जंग आगे बढ़ी, चाहे वो बसीज फोर्स के हेडक्वार्टर्स हों, चाहे वो IRGC के अलग अलग सेंटर हों, चाहे वो अलग अलग मंत्रालय हों तेहरान में या अलग अलग जगह पे, चाहे वो प्रिजन्स हों जहाँ पर लोगों को रखा गया था, जेल, उन पर भी हमले हुए और कई ऐसे लोग जो जेल से भाग भी निकले। तो एक असमंजस की सिचुएशन वहाँ पर रही और सबसे बड़ा सवाल अब ये रहा, 2 सवाल, कि जंग कब तक जारी रहेगी, जंग का उद्देश्य क्या रहेगा, और अब जब आयतुल्लाह खामेनेई चले गए हैं तो उनकी कमान एज ए सुप्रीम लीडर कौन लेगा। उस वक्त एंट्री होती है मुज्तबा खामेनेई की। लगभग 4 से 5 महीने अब बीत चुके हैं जंग को, लेकिन आज तक किसी ने मुज्तबा खामेनेई को नहीं देखा। अमेरिका बार बार कहता रहा है कि मुज्तबा खामेनेई या तो मार दिए गए हैं
या तो वो पूरी तरीके से इंजर्ड हैं, लेकिन ईरान ने ये शगुफा बनाया हुआ है कि वो जिंदा हैं और आज भी वो मेज़बानी कर रहे हैं और कमान संभाले हुए हैं। कई बार हमने देखे कि स्टेटमेंट्स जो हैं मुज्तबा खामेनाई की तरफ से आते रहे। इजराइल और अमेरिका का ये मानना है कि क्योंकि ईरान की जो सरकार है या गालिबाफ हैं, अरगाची हैं या बाकी लोग हैं, ये अपनी लीडरशिप रेस में आपस में भिड़े हुए हैं, तो इसलिए वो नहीं समझ पा रहे कि कौन आएगा सामने, तो इसलिए उन्होंने मुज्तबा खामेनाई को सामने रखा हुआ है। ईरान इसको नकारता है पूरी तरीके से। ईरान कहता है कि ये नैरेटिव वॉर है, ये प्रोपेगेंडा है अमेरिका का और इसराइल का। मुज्तबा खामेनाई जिंदा हैं और वो बाहर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि अगला हमला जो है मुज्तबा खामेनाई पर हो सकता है, जैसे आयतुल्लाह खामेनाई पे हुआ। और वो लोग कहते हैं ईरान में कि हमने कोई प्रोवोकेशन नहीं किया था, ये एक पूरा मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का उल्लंघन हुआ, जो इतना बड़ा हमला हमारे पर अगेंस्ट चलता रहा। और जंग जारी है, मुज्तबा खामेनाई के स्टेटमेंट्स भी अभी आ रहे हैं और ईरान के खिलाफ अमेरिका का प्रहार भी जारी है। आखिरी बात मैं कहूँगा कि इसमें एंट्री होती है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान कहता है कि मैं मीडिएशन करूँगा, और ट्रंप कहते हैं कि मेरे जो फेवरेट फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो इसकी मेज़बानी करेंगे, ये मीडिएट करेंगे। और इसी दौरान आसिम मुनीर ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए रेकमेंड भी करते हैं। तो ट्रंप जो है एकदम सातवें आसमान पर कि मेरा दोस्त आसिम मुनीर मेरे लिए क्या क्या नहीं कर रहा, और पाकिस्तान को भी पता है कि चाबी कहाँ घुमानी है और कहाँ मरोड़ना है। लेकिन वो चाबी घूमी नहीं, क्योंकि इजराइल कह रहे सीज़ फायर से खुश नहीं था जी, और उससे खतरा भी मंडराने लगा था इजराइल और अमेरिका के संबंधों पर। तो क्या कुछ फ़र्क पड़ा, और क्या अमेरिका उसी प्रेशर में दोबारा जंग लड़ रहा है? क्योंकि ये बड़ा सवाल है जो लोग जानना चाहते हैं। एक वक्त तो दोनों के बीच में बातचीत हुई, लोगों को लगा कि पाकिस्तान ने बात बनवा दी, लेकिन ये बात मुझे लगता है और बिगड़ गई है। और जी, कब तक ये जंग चलेगी? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि उस वक्त हुआ क्या। पाकिस्तान ने पीआर में और प्रोपेगेंडा में कोई कमी नहीं रखी। हज़ारों बिलियन डॉलर जो हैं इस प्रोपेगेंडा में लगा दिए। उन्होंने पूरे इंटरनेशनल मीडिया के लिए रेड कारपेट रखा। अपने जितने भी उनके प्रोपेगेंडिस्ट मीडिया है जो खिलाफ कभी सवाल पूछ नहीं सकते हैं, उनको पैसों से बौछार कर दी और कहा जितना बच्चों आप मेरा प्रोपेगेंडा कर सकते हो आप करो। तो आसिम मुनीर को एक हीरो की तरह दिखाया गया पूरी मीडिया में कि देखिए, जिसको आप आतंकवादियों के साथ कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि कोई हमारी वैल्यू नहीं है, जिसको आप कहते हैं कि माली तौर पे अलग थलग पड़ गए हैं, जिसको आप कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ इंडिया के साथ रिश्ते नहीं हैं, जिसको आप कहते हैं कि पहलगाम का जो हमला है ये इसने करवाया था, ये देखिए शांति का दूत बना है दुनिया का सबसे बड़ा। तो ये प्रोपेगेंडा हर जगह चलने लगा। इनफैक्ट इंटरनेशनल मीडिया में अल जज़ीरा से लेकर CNN तक जो है पूरे फूल जो है बरसाए गए आसिम मुनीर पर। आसिम मुनीर भी खुद, शहबाज शरीफ भी, और इनके जो मंत्री थे कई, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हों या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हों, कई बार तेहरान गए, कई बार कतर गए, कई बार जो है अमेरिका का भी जो है दौरा किया और बातचीत के लिए। इसमें सबसे पहला जो बहुत बड़ा कदम उठाया गया वो ये था, एक इस्लामाबाद समिट की गई और उसमें JD वैंस और स्टीव विटकॉफ और अमेरिका के कई जो राजनयिक हैं यहाँ पर आए। ईरान की तरफ से भी गालिबाफ और अरगाची ने जो है कमान संभाली। कहा जाता है कि कई घंटों तक, रात भर भी ये बातचीत चली उस वक्त, लेकिन इसमें जो है कोई बात बनी नहीं। और उसके बाद JD वैंस जो है सुबह सुबह एक छोटा सा मीडिया को बाइट दिया और बोला कि जब तक जो है ईरान हमारी डिमांड्स को अग्री नहीं करता, एक तो न्यूक्लियर जो कमिटमेंट है उनको देना पड़ेगा कि वो हथियार जो हैं या न्यूक्लियर ये रिएक्टर्स हैं वो हथियार के लिए, डिफेंस के लिए यूज़ नहीं करेंगे, और बाकी जो उनको प्रावधान है उस पर अग्रीमेंट करेंगे। लेकिन इसके कुछ ही हफ्ते बाद अचानक हम देखते हैं कि इस्लामाबाद अग्रीमेंट पे हस्ताक्षर हो जाता है और कहा जाता है कि स्विट्ज़रलैंड में एक तरफ फ्रांस में G7 चल रहा होता है और उसी के अंत में स्विट्ज़रलैंड में एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट है, वहाँ पर जो है साइनिंग सेरेमनी होगी और कहा गया कि ये सब होगा। लेकिन किसी तरीके से बहुत बार बोलता है कि ये कैंसिल कर दिया गया है, फिर बोलते हैं नहीं आएंगे, फिर फाइनली कुछ लोग आते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आसिम मुनीर भी जाते हैं, अमेरिका से भी एक डेलीगेशन आता है, हस्ताक्षर होते हैं इसके ऊपर और बहुत बड़ा एक उपलब्धि इसको बताया जाता है। हालांकि इजराइल के राजदूत से मेरी बात हुई, मैंने इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं उनका भी इंटरव्यू किया और इजराइल के कई लोगों से बातचीत की।
और उन सब का मानना यही था कि पाकिस्तान जो है एक आतंकवादी मुल्क है। पाकिस्तान बार बार भारत के खिलाफ और अफ़गानिस्तान के खिलाफ आतंकवाद करता है। पाकिस्तान में अमरीकी जो पत्रकार हैं उनको भी मारा गया है, और पाकिस्तान ने तालिबान को संरक्षण, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जो आतंकवादी संगठन हैं इनको संरक्षण दिया। जब पाकिस्तान की नीति में ही और डीएनए में ही आतंकवाद है और अमेरिका, इजराइल और भारत को हेट करना है, उनको ख़त्म करना है, तब वो शांति के राजदूत कैसे बन सकते हैं। इजराइल को भी धीरे धीरे समझ आने लगा कि पाकिस्तान की मंशा क्या है और पाकिस्तान अपनी दाल कहाँ पका रहा है और क्या कर रहा है। पाकिस्तान की मंशा ये थी कि किसी तरीके से अमेरिका की तरफ से, आईएमएफ की तरफ से लोन उनको आते रहें, पैसा आते रहे, और पाकिस्तान जो है ये मीडिएशन भी करे। दूसरा, अमेरिका को एक डिफेंस के तौर पे एक्सेस भी दे, चाहे वो रावलपिंडी के एयरपोर्ट पे हो, एयरफोर्स बेस पे, चाहे वो बलूचिस्तान में हो। और दूसरा, आपने वो फोटोग्राफ भी देखा होगा जब आसिम मुनीर वहाँ गए क्रिटिकल मिनरल्स का पूरा एक ब्रीफकेस लेके ट्रंप को दिखाने के लिए। उसका मतलब ये था कि बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनवा हो या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, वो पूरी तरीके से अमेरिका के लिए खोल देंगे, जैसे चाइना के लिए पहले खोल दिया था। तो आप पैसा फेंको और नाच देखो, ये आसिम मुनीर की भूमिका है। वो नाचते हैं अगर पैसा आप फेंकोगे और आतंकवाद को दरकिनार करके उस पर कोई टिप्पणी नहीं करोगे। लेकिन कुछ ही हफ्तों में हमने देखा कि ये जो पूरा एक शगुफा था मीडिएशन का और अग्रीमेंट का और शांति समझौते का, ये पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। और वो क्यों? ईरान के जो लोग हैं वो बहुत ही टफ नेगोशिएटर हैं। आप ईरान को 100 गालियां दे दें, लेकिन ईरान की जो मजबूती है वो सैक्रिफाइस से है। उनका जो रिलीजन है, शिया जो समुदाय है, या उनकी जो पेशेंस है, उनका जो रिजॉल्व है, उनका जो कमिटमेंट है, उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। ईरान और भारत भी बहुत पुराने दोस्त हैं, उनके हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल टाइज हैं। हुआ ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे पूरा डिबेट जो है खत्म हो गया। अब देखिए शुरुआत कैसे हुई थी, खामेनाई की मौत से और रेजिम चेंज एक ऑपरेशन से कि रेजिम चेंज होगा। और नेतन्याहू और ट्रंप ये बार बार कहते भी रहे पिछले 2 साल से कि हम किसी तरीके से रेजिम चेंज करेंगे और हम मदद के लिए पहुंच रहे हैं, आप सतर्क रहिए, आप जो है अपना प्रोटेस्ट जो है, अपना डेमोन्स्ट्रेशन चालू रखिए, अपनी आवाज़ बुलंद करिए, हम आपकी मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो लोगों को लगा ये हमला हमारे लिए हो रहा है, वहाँ तख्ता पलटी होगी, वहाँ एक डेमोक्रेसी सेटअप होगी, एक नई सरकार आएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो जो पूरा डिबेट था, ईरान कामयाब हुआ इसको शिफ्ट करने में। डिबेट ईरान की सरकार पे नहीं, खामेनाई पे नहीं, न्यूक्लियर पे नहीं, किसी चीज़ पे नहीं, डिबेट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे होने लगा। और वो क्या डिबेट था कि ईरान ने बोला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो ये नेक है ये हमारे और ओमान के बीच में है, इस पर कंट्रोल जो है ईरान का और ओमान का है। अमेरिका कौन है? अमेरिका कैसे वहाँ पर आ सकता है, ब्लॉकेड लगा सकता है? अमेरिका को हम ये करने नहीं देंगे। और आज इतने हफ्ते और इतने महीने के बाद भी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लॉकेड जारी है। मैं आपको ये भी कह दूं कि ट्रंप ने अब कहा है कि अगर ईरान और ईरान की जो IRGC है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, अगर वो किसी भी प्राइवेट कमर्शियल शिप पे, वेसल पे अटैक करती है, तो एक ब्रिज या एक पावर का जो ग्रिड है वो उस पर हमला होगा। यहाँ एक शिप पे हमला होगा, यहाँ एक पावर ग्रिड पे हमला होगा, यहाँ एक शिप पे हमला होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, यहाँ पर एक ब्रिज पे या पावर के ग्रिड पे पूरी तरीके से हमला होगा। और अब ईरान ने कहा है कि अगर आप हमारे ब्रिज और पावर ग्रिड पे हमला करोगे, हम कुवैत, बहरीन और UAE के पावर ग्रिड और उनके ब्रिजेस पे हमला करेंगे। तो कई लोगों ने मुझे पूछा कि ये जो शांति समझौता है या ये जंग है, क्या ये जारी रहेगी या खत्म हो जाएगी? मुझे तो लगता है ये जारी रहेगी। अगर अगले 6 महीने में एक और समझौता हो भी सकता है, लेकिन ये जंग खत्म नहीं होने वाली, ये थमने नहीं वाली। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अभी ये जंग जो है रूस यूक्रेन जंग की तरह लंबी खिंचेगी। जी, आपको क्या लगता है? क्योंकि रूस यूक्रेन तो उसकी ज्योग्राफिकल जो वो ज़मीनी जंग लड़ सकते हैं वो, क्योंकि आस पड़ोस में है। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच में जो जंग हो रही है वो ज़्यादातर मिसाइलें यूज़ हो रही हैं, वो उनके आसपास के इलाकों को या उनके जो मिलिट्री ठिकाने हैं ईरान उनको उड़ाता है। तो दोनों जंगों का क्या कंपैरिजन है और कैसे दोनों जंगें अलग भी आपको लगती हैं? देखिए,
लगभग 4.5 साल होने वाले हैं रूस और यूक्रेन की जंग को, और मैं 22 के फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने याद करता हूँ जब प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा था कि बताया जा रहा था कि यूक्रेन की तो बस जीत होने वाली है, बस कुछ ही चंद दिनों में, कुछ ही चंद हफ्तों में यूक्रेन की जीत हो जाएगी, रशिया अकेला कहाँ संभाल पाएगा। ऐसा प्रोपेगेंडा वेस्ट की तरफ से, यूरोप की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से भी हो रहा था। बाइडेन उस वक्त जो है राष्ट्रपति थे, और पूरी मीडिया में ये बात चलती रही, एक बहुत प्रोपेगेंडा हुआ। इंडिया के खिलाफ भी बहुत बड़ा कैंपेन हुआ, क्योंकि इंडिया ने बोल दिया था कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में बिलीव करते हैं, हम नहीं चाहते कि हम एक गुट कोई जो है सपोर्ट करें दूसरे गुट के खिलाफ, चाहे वो कोई भी गुट हो। हमारे रशिया के साथ भी एक ऐतिहासिक ट्रेडिशनल टाइज हैं, हिस्टोरिकल टाइज हैं, हमारे यूक्रेन के साथ भी बायलैटरल टाइज अच्छे हैं, अमेरिका के साथ अच्छे हैं, यूरोप के साथ अच्छे हैं, तो हम क्यों एक जो है गुट ज्वाइन करें। उसी वक्त आपने देखा कि जब बाली में G20 की समिट हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये युग जो है ये जंग का नहीं है। और फिर वो एकमात्र प्रधानमंत्री बने दुनिया भर में जो रूस भी गए पुतिन से मिलने और कीव भी गए ज़ेलेंस्की से मिलने, और दोनों को कहा कि सोल्यूशन कैन नॉट बी फाउंड इन द बैटलफील्ड, मतलब इसका जो पूरा एक सोल्यूशन है वो जंग के मैदान में तय नहीं हो सकता। और आपने कंपैरिजन की बात की, देखिए कंपैरिजन तो बहुत ज़्यादा है, इसको हम पूरी तरीके से एक ही चीज़ पे तोल नहीं सकते। रूस और यूक्रेन का जो ज़्यादा ऑफेंसिव है, ऑन ग्राउंड ऑफेंसिव है, वो टेरिटरीज को कैप्चर करने का ऑफेंसिव है। उसमें ग्राउंड ट्रूप्स यानी इन्फेंट्री और जो टैंक्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन हाल ही के सालों में हमने ये भी देखा कि ड्रोन वॉरफेयर बहुत बड़ा एक चैलेंज उभर के आया, खासकर यूक्रेन की तरफ से रशिया के खिलाफ। आपने देखा कि रूस के जो पुतिन जहाँ रहते हैं, उनका जहाँ दफ्तर है, वहाँ तक जो है यूक्रेन ने ड्रोन के हमले किए, और रूस ने भी और यूक्रेन ने भी बहुत सारी अपनी जो फौज है उसको कैप्चर किया हुआ है एनिमीज़ की। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, देखिए जंग जो है सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच में नहीं है, इसमें अमेरिका भी बहुत बड़ा योगदान दे रहा है ईरान के खिलाफ, और जो कई ऐसे देश हैं, चाहे वो कतर हो, यूएई हो, बहरीन हो, कुवैत हो, कुछ हद तक अज़रबैजान हो, ये इसमें कैप्चर हो गए हैं। खासकर यूएई, बहरीन और कुवैत और सऊदी में भी बहुत ज़्यादा हमले हुए, वहाँ पर नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। जो क्रिटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयरपोर्ट से लेकर जो ऑयल गैस फील्ड्स हैं, उन पे हमला हुआ, आग लगी, बहुत लोगों की मृत्यु हुई। आप ये भी देखिए कि पूरे वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में जो भारतीय समुदाय है, इंडियन डायस्पोरा है, वो सबसे ज़्यादा है, तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं। कई इसमें जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनकी मृत्यु भी हुई। इनफैक्ट जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की मैं बात कर रहा था, वहाँ पर भी बहुत बड़ा जो गुट है, लगभग 12 से 13% वो सीफेरर्स इंडियन है, भारतीय मूल के हैं। तो कहीं पर भी अगर शिप है, उसमें पक्का होगा कि इंडियन 1 या 2 या 5 या 10 या 15 होंगे ही होंगे। तभी हम देख रहे हैं कि कई जो कमर्शियल शिप्स पे अटैक हुआ पिछले कुछ महीने में, वो अमेरिका के द्वारा भी हुआ और ईरान के द्वारा भी हुआ, लेकिन भारत ने इसमें चोट खाई। भारत के लोग जो हैं इसमें मारे भी गए और घायल भी हुए, और मुझे बताया जा रहा है कि 2 से 3 अभी भी मिसिंग है, अभी भी गायब है। तो ये अलग अलग युद्ध हैं, लेकिन इससे सीख जो है ये मिलती है कि एक नए तरह का युद्ध जो है उत्पन्न हो रहा है। सबसे पहले ड्रोन वॉरफेयर उभर के आ रहा है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा कि कैसे टर्की के जो ड्रोन है, पाकिस्तान ने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत भारत के खिलाफ छोड़े, राजस्थान से लेकर, गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में। और हमने ये देखा कि टर्की ने कैसा मदद किया। टर्की बोलता रहा नहीं हम भारत के भी दोस्त हैं, लेकिन पीछे से पाकिस्तान की मदद करता रहा। हमने रशिया, यूक्रेन के इसमें देखा कि ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, लेकिन हमने ईरान के भी शाहिद ड्रोन देखे जो यूएई तक पहुँचे, जो बहरीन, कुवैत तक पहुँचे, आज भी पहुँच रहे हैं। और कितना लो कॉस्ट और इफेक्टिव मैकेनिज्म है वॉरफेयर का कि आप हज़ारों की तादाद में ये ड्रोन डालिए और उसमें छोटा सा एक जो है मिसाइल या कुछ एम्युनिशन अटैच करके इसको एक्सप्लोड कीजिए। तो कई ऐसी इमारतें हैं, एयरपोर्ट्स हैं, अलग अलग शिप्स हैं जिन पे ड्रोन के सहारे जो है हमले भी हुए। और हमने पहली बार देखा कि कई ऐसे देश हैं अपना यूरोप में
जिन्होंने यूक्रेन के साथ दिया, लेकिन हमने वेस्ट एशिया में पहली बार देखा कि कई ऐसे देश हैं जिन्होंने यूक्रेन का दरवाज़ा खटखटाया और ज़ेलेंस्की को बोला कि आप अपनी टीम भेजिए, क्योंकि आप ड्रोन वॉरफेयर जानते हैं, आपकी सफलता भी हुई है पिछले 4 साल में, तो आप हमें सिखाइए, आप हमें बताइए कि ये ड्रोन वॉरफेयर कैसे करना है। तो अब हम देख रहे हैं कि यूएई, बहरीन, कुवैत भी और सऊदी भी अपना ड्रोन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे बढ़ा रहा है। और आखिरी बात में इसमें मैं कहूँगा कि भारत को बहुत बार क्रिटिसिज्म किया गया, पहले यूरोप ने, उसके बाद कुछ ऐसे मुल्कों ने वेस्ट एशिया में भी, कि आप जो हैं किसी का साथ नहीं दे रहे, आप जंग में खुद जो है डाल नहीं रहे अपने आप को। लेकिन भारत की रणनीति और भारत की पॉलिसी रही है नॉन अलाइनमेंट, कि हम एक गुट का साथ नहीं देंगे दूसरे के खिलाफ। इसका मतलब साफ है कि हम अपने देश के जो लोग हैं या हमारे देश के लिए सबसे जो ज़रूरी है वो करेंगे। तो इसी वक्त क्या हुआ, जब ग्लोबल सप्लाई चेन्स इफेक्ट होने लगी, एनर्जी प्राइसेस पूरी तरीके से बढ़ गए, तब अमेरिका ने भारत को बोला कि आप रशिया से तेल लीजिए, क्योंकि आप इतना बड़ा देश हैं, आपका मैन्युफैक्चरिंग और आपके जो प्लांट्स इतने बड़े हैं, जो ग्लोबल प्राइस राइज हो रहा है ब्रेंट क्रूड ऑयल को लेकर, उसमें आप स्टेबिलिटी ला सकते हैं। तो 1 महीने तक या 1.5-2 महीने तक छूट दी गई भारत को कि आपको जितना तेल लेना है आप लीजिए और आप ये स्टेबिलिटी लाइए। भारत भी लगभग 27 देशों से तेल निर्यात करता था और आज जो है लगभग 41 से ज़्यादा देश हैं जहाँ से तेल जो है भारत लेता है, क्योंकि हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ भी देखनी है, हमने अपने लोगों का सुख देखना है कि वो इम्पैक्ट ना हो। तो अभी भी 3-4 महीने का हमारे पास स्टॉक जो है महत्वपूर्ण है, अभी भी जंग जारी है, लेकिन भारत ने अपने लोगों का हित जो है सबसे पहले देखा है। अच्छा, ईरान खुद मुख्तार मुल्क रहा है शुरू से, और अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि ईरान कभी रूस के करीब आए। तो 1953 में पहली बार वहाँ पर तख्ता पलट किया जाता है। देन 1979 में वहाँ जो ईरान में क्रांति रेवोल्यूशन आती है, और उसके बाद दोबारा से खामनेई सत्ता में आते हैं, और उसके बाद से लेकर अभी तक का जो चलता रहा है। लेकिन अमेरिका की नज़र शुरू से ईरान पर थी, क्योंकि ईरान के पास तेल था और अमेरिका की नज़र उन मुल्कों पर रहती है जी। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? अब रूस किस तरीके से ईरान के साथ है, सीधे तौर पर नहीं है तो कैसे है, और उसमें चीन का भी क्या रोल है? देखिए, सबसे पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अमेरिका की नज़र दुनिया भर में उन मुल्कों पे, उन जगहों पे रहती है जहाँ पर तेल मौजूद है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कहीं भी हो। या तो वो दोस्ती करके एक ऐसा मैकेनिज़्म बना देते हैं कि हम आपको हथियार देंगे, आप हमें तेल दीजिए और आप हमें बेस बनाने दीजिए, क्योंकि जिन भी इन देशों पे हमला हो रहा है, सऊदी से लेकर बहरीन से लेकर कुवैत से लेकर यूएई, वहाँ पर अमेरिका के बेस हैं। और ईरान को बहाना मिल रहा है, वो कह रहा है कि हम तो अमेरिकन बेस पे अटैक कर रहे हैं, हम इन देशों पे थोड़ी ना अटैक कर रहे हैं, तो हम तो अटैक करेंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ईरान को अमेरिका जितना भी कहे कि हमने अलग थलग कर दिया, हमने सैंक्शन लगा दिए, हमने चोक कर दिया, हम आपको शिप जो है चलाने नहीं देंगे, तेल निर्यात करने नहीं देंगे, लेकिन चाइना और साथ में रशिया आज भी ईरान की पूरी तरीके से मदद कर रहा है। अब अमेरिका जितना भी रज़ा पहलवी को कोशिश करे, जो कि ओरिजिनल उस फैमिली से आता है, जो वहाँ पर रूल करते थे और जिनका वहाँ पर सरकार थी, डेमोक्रेसी थी। रज़ा पहलवी कुछ हफ्तों में, जो फरवरी मार्च के महीने में पूरा देश भर, दुनिया भर की मीडिया में आए, उन्होंने कहा कि तख्ता पलटी होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि किसी तरीके से जो है डेमोक्रेटिक सरकार आनी चाहिए ईरान में। लेकिन अभी आज वो भी उतना पॉपुलर नहीं है, चुप नहीं है, क्योंकि उनको भी समझ आ रहा है कि ईरान के जो लोग हैं वो अभी खामेनेई के साथ और उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो लोग अमेरिका के साथ या इजराइल के साथ थे और चाहते थे कि डेमोक्रेटिक एक इंस्टीट्यूशन वहाँ बने, एक सरकार बने, वो लोगों को कोई सपोर्ट नहीं मिला। वो लोग इंतज़ार करते रहे और अकेले पड़ गए। और कोई भी जिनके पास बंदूक नहीं है, जिन पे पीछे से सहारा नहीं है, आसरा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, वो ये जंग जो है इतनी बड़ी रेजिम के साथ आप नहीं कर सकते। और ईरान को आपको समझना पड़ेगा कि कितने दशकों से अभी खामेनेई जो हैं वहाँ पर टिके हुए हैं, और जो इस्लामिक रूल वहाँ पर है, सुप्रीम लीडर का पूरा जो तख्ता है वहाँ पर जमा हुआ है, तो उसको ख़त्म करना बहुत आसान नहीं है। वहाँ पर एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है जो उनके साथ खड़ी है।
अभी कई दिनों तक आपने एक रिचुअल देखा उनके अंतिम संस्कार का। आपने देखा कि पूरी तरीके से खामेनाई का जो परिवार है या उनका जो पूरे सरकार है वो उनके साथ डटी रही। लेकिन साथ में आपने ये भी देखा कि लाखों की तादाद में, हज़ारों नहीं, लाखों की तादाद में लोग जो हैं सड़कों पे, तेहरान में, कौम में, अलग अलग जगह पे आए उनको आखिरी विदाई देने के लिए। वो रो रहे थे, वो बिलख रहे थे, लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे थे कि हम अमेरिका और इजराइल को नहीं छोड़ेंगे। वहाँ की पार्लियामेंट में बार बार ये जो है स्लोगन चलता रहता है कि हम चाहते हैं कि इजराइल का और अमेरिका का खात्मा हो, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। तो इस बैकग्राउंड में पाकिस्तान आ जाए या कोई भी मुल्क आ जाए, वो कैसे पीस नेगोशिएशन कर सकता है? खासकर पाकिस्तान, जिसका ईरान के साथ भी जो है रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। और चीन और रशिया जो है वो चाहे ड्रोन्स हो या मिसाइल्स हों या रॉकेट्स हों, वो ईरान को पहले भी मुहैया कर रहा था और आज भी मुहैया कर रहा है। हमें समझना पड़ेगा कि बहुत हद तक हमास और हिजबुल्लाह का खात्मा इजराइल ने कर दिया है। लगभग मैं कहूँगा 80 से 90% हमास और हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया है। लेकिन क्योंकि ये सीज़ फायर था, इसमें हमास को भी मौका मिला और हिजबुल्लाह को भी मौका मिला। आप रीग्रुप करिए, आप रिसोर्सेज नए लाइए, आप अपना जो पूरा एमिनेशन का डंप है इसको बढ़ाइए। हालांकि हमास चोक्ड है तो वो उतना ज़्यादा कामयाब नहीं होगा गाज़ा में, लेकिन हिजबुल्लाह कोशिश करता रहेगा कि किसी तरीके से उनको मदद मिलती रहे। इसमें अब लेबनान का आपको भी रोल देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि लेबनान की जो सरकार है और लेबनान के जो लोग हैं वो उब चुके हैं। वो नहीं चाहते कि हिजबुल्लाह वहाँ पर बरकरार रहे, इसीलिए उन्होंने इजराइल के साथ बातचीत शुरू की। अमेरिका ने मध्यस्थता की और पहली बार इजराइल और लेबनान के बीच में बातचीत हुई और इजराइल भी पॉजिटिव स्टेटमेंट लेबनान के तहत देता रहा और कहता रहा कि हमारा ऑपरेशन तो जारी रहेगा। लेकिन लेबनान की सरकार को भी ये एक कड़ा कदम जो है हिजबुल्लाह के खिलाफ उठाना पड़ेगा। तो इस गलतफहमी में जो भी है, जो सोचता है कि इतने महीने जंग के बाद ईरान अलग थलग पड़ गया, वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ऐसा कुछ नहीं है। ईरान थोड़ा बहुत कमज़ोर तो ज़रूर पड़ा है, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा प्रहार करेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली मुल्क कहने वाला अपने आप को अगर प्रहार करता रहेगा, अपने सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट यूज़ करेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करेगा, तो असर तो होगा। लेकिन असर का मतलब ये नहीं है कि ईरान अपने घुटने टेक दे। ईरान जंग जारी रहेगा, ईरान जो है ये प्रहार करता रहेगा। और ईरान जो है सिर्फ टफ नेगोशिएटर नहीं है, वो मास्टर स्ट्रेटजिस्ट भी हैं। तो मुझे लगता है कि ईरान ने इस दिन की जो है प्लानिंग, एक वॉर गेमिंग जैसे कहते हैं बोर्ड पे जाके, वो कई सालों से की हुई है। चलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर वापस लौटते हैं। आपको नहीं लगता एक हथियार बन गया है? ईरान और अमेरिका दोनों चाहते हैं इस पर कंट्रोल। और एक बार तो ट्रंप ने कह भी दिया था कि मैं ऐसे वसूलना चाहता हूँ, यानी टोल, लेकिन बाद में मुकर गए वो। ऐसे ही ईरान भी चाहता है वहाँ से टोल वसूलना। और दुनिया के लिए कितना बड़ा ये ख़तरा पैदा हो जाएगा, या एक्स्ट्रा बोझ जिसे आप कहेंगे कि आपके जहाज़ जब वहाँ से गुजरेंगे, भारत तक आएंगे, तो क्या चीज़ों पर मतलब एक्स्ट्रा हमें पे करना पड़ेगा? देखिए, जंग जब शुरू हुई थी 28 फरवरी को, किसी ने नहीं सोचा था कि इसका जो पूरा माहौल है, इसका जो पूरा फोकस है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का तो नाम भी उस वक्त मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोगों ने सुना होगा। हम रेड सी की बात करते हैं, हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, लेकिन हॉर्मुज़ स्ट्रेट की बात उतनी ज़्यादा चर्चा में नहीं थी, चर्चा का विषय नहीं था। लेकिन ईरान, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत बड़ा कामयाबी उनको मिली कि पूरा डिबेट ही उन्होंने बदल दिया, रुख उसका पूरे तरीके से बदल दिया। और ये अमेरिका और इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगा। इजराइल खासकर नहीं चाहता कि किसी तरीके से ये युद्ध रुके, और अगर युद्ध रुके वो उसी वक्त रुके जब ईरान पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाए और कोई कमिटमेंट दे। लेकिन हमने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे पहले ईरान ने एक कब्ज़ा जमा लिया। उन्होंने कहा कि टोल हम लेंगे और टोल जो है देना पड़ेगा, तभी आप आगे जा पाएंगे। इससे पहले हमने देखना पड़ेगा कि अमेरिका ने भी बहुत ऐसे हमले किए। एक उनका वेसल था जो एक एक्सरसाइज के लिए इंडियन नेवी के साथ आया था, और उनको जो है भारत की पोर्ट के पास ही एक बहुत बड़ा हमला करके उन सबको मार दिया। 100 से ज़्यादा नौसैनिक जो ईरान के थे उस हमले में मारे गए।
उसके बाद हमने देखा कि और भी कई ऐसे हमले नेवी के ऊपर ईरान की अमेरिका ने किए। हमने देखा कि कैसे बार बार जो है अमेरिका ईरान को प्रोवोक करता रहा, और जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात आई और कहा ईरान ने कि हम टोल लेंगे और वो टोल जो है ओमान के साथ डिवाइड करेंगे, हमने देखा अमेरिका ने जो है ये चुनौती स्वीकार करते हुए कहा कि अब हम एक नेवल ब्लॉकेड लगा देंगे पूरी तरीके से। वो नेवल ब्लॉकेड रहा। हमने भारत में ईरान से भी बात की, अमेरिका से भी बात की और बोला कि देखिए ये फ्री एंड फेयर होना चाहिए, कमर्शियल शिप्स पे अटैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी सप्लाईज पे भी दिक्कत आएगी, एनर्जी प्राइसिंग पे भी दिक्कत आएगी, और एक सप्लाई चेन जो होता है वो इम्पैक्ट रहेगा बहुत बड़ा। तो इसमें सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया भर के लिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम खड़ी होगी। इसमें यूएई से लेकर सऊदी और बाकी जितने भी देश हैं खाड़ी में, वो पूरी तरीके से इसकी चपेट में आ जाएंगे। फिर हमने देखा कि धीरे धीरे ट्रेंचेस में स्टेप बाय स्टेप कई ऐसी शिप्स जो वहाँ स्ट्रैंडेड थी उनको धीरे धीरे निकाला गया। ईरान और अमेरिका के साथ भारत ने कोऑर्डिनेशन की। लेकिन आज भी हम इतने महीने हो गए हैं, हम देख रहे हैं कि जंग में सीजफायर होके, मीडिएशन होके, थम के फिर से जंग जो है फिर से उत्पन्न हो गई है, शुरू हो गई है। और फिर से वही सवाल हमारे सामने है कि सप्लाई चेन का क्या होगा, एनर्जी सप्लाई का क्या होगा, कीमतों का क्या होगा, और तेल निर्यात का क्या होगा। क्योंकि भारत में हम इसका असर देख चुके हैं पीछे जी, जो एलपीजी को लेकर 3-4 बार जो है प्राइसेस बढ़े। तो वही खतरा अभी भी मंडरा रहा है। देखिए खतरा मंडरा रहा है। हो सकता है कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो कीमतें और बढ़ें, लेकिन भारत ने तैयारी भी इसकी की है। ऐसा नहीं है कि नहीं की है, हमने सबक लिया है, सीख ली है। जैसा कि मैंने बोला कि 27 देशों से करते थे, अब 41 से ज़्यादा हो गए हैं। हमने वेनेजुएला के साथ भी, अमेरिका के साथ भी ऐसे समझौते किए हैं जिसके तहत वहाँ से तेल निर्यात किया जा सके। तेल बाजार पर इसका क्या असर हो सकता है अगर ये दोबारा बंद हो जाता है 20-15 दिन? देखिए आपने देखा कि जैसे ही सीजफायर हुआ और मीडिएशन के बाद ये पॉसिबल हुआ तो $100 से कम जो है कीमत नीचे गिर गई थी। लेकिन धीरे धीरे ये कीमत फिर से बढ़ रही है। और अगर ये इम्पैक्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में खासकर चलता रहा और ईरान भी ऐसे हमले सऊदी पे और यूएई पे खासकर और कुवैत बहरीन पे करता रहा तो इसका असर जो है बहुत ज़्यादा होगा। इसका जो पर बैरल क्रूड ऑयल ब्रेंट का जो प्राइस है वो बढ़ता रहेगा। और अगर ये बढ़ता रहा तो दुनिया भर में एक मैं इकोनॉमिक कोलैप्स तो नहीं कहूँगा अभी, लेकिन इकोनॉमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता रहेगा। और जितना ये हम जंग खींचते रहेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉकेड करते रहेंगे, तब तक ये मुश्किलात जो है बढ़ती रहेगी। तभी इंडिया जैसे देश का योगदान बहुत ज़्यादा इसमें हो जाता है, क्योंकि इंडिया तेल प्रोसेस भी कर सकता है, फिर आगे यूरोप को और बाकी देशों को बेच भी सकता है। तो इंडिया का महत्वपूर्ण कदम इसमें होगा। और अमेरिका को भी ये समझना पड़ेगा, इंडिया पैक्स सिलिका का पार्ट बना, इंडिया ने अमेरिका के साथ भी तेल लेने का फैसला किया, अभी ट्रेड डील पे भी बातचीत जो है चल रही है। तो अमेरिका को इंडिया का जो बहुत बड़ा योगदान है, सिर्फ साउथ एशिया में नहीं दुनिया भर में, इसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा और अपनी रणनीति जो है खासकर इंडिया की तरफ बदलनी पड़ेगी। रूस और चीन का हार्मुज़ पर क्या टेक है, क्या सोचते हैं वो मुल्क? क्योंकि भारत पहले रूस से काफ़ी तेल लेता था, लेकिन अब चूँकि अमेरिका ने जब से कहा कि आप रूस से तेल लेना बंद करिए, तो कुछ जानकार कहते हैं इससे भारत को बहुत नुकसान हो रहा है। वेनेजुएला से तेल आता है तो आपको बहुत महंगा पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। रूस से आ रहा तो आपको सस्ता पड़ता था, ऐसा कई विशेषज्ञ कहते हैं। जी, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, हमारी जो सप्लाई चेन थी रूस के साथ बहुत ही महफूज थी, मजबूत थी और आगे भी हो सकती है अगर सर्कमस्टांसेस ठीक रहें। लेकिन एक दौर था अभी कुछ महीने पहले जब हम लगभग 30 से 40% जो अपने तेल का निर्यात है वो रूस से करते थे और कुछ अपने लिए इस्तेमाल करते थे, कुछ आगे भी बेचते थे। लेकिन जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक हुआ है एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आई है और रूस का और चाइना का बार बार ये कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक नहीं होना चाहिए। वो ईरान के पक्ष में भी बार बार कहते हैं, लेकिन जब वहाँ पर हमले होते हैं तो वो ईरान के खिलाफ भी बोलते हैं। लेकिन अंदर से बैक चैनल, बिहाइंड क्लोज डोर्स, अंडर द टेबल जो है रूस के साथ और चाइना के साथ ईरान के संबंध अभी भी महत्वपूर्ण है। वो अमेरिका के खिलाफ टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि ये जो जंग है ये अमेरिका ने शुरू की है और अमेरिका को ही ख़त्म करनी पड़ेगी। और जब तक अमेरिका जो है ईरान को प्रोवोक करता रहेगा और अमेरिका ने अपनी जंग की वजह से पूरे वेस्ट एशिया, पूरे मिडल ईस्ट की देशों को पूरी तरीके से इस जंग में घसीट दिया,
तो ये गलत है। तो मुझे लगता है कि पुतिन और शी जिनपिंग तो हंस रहे होंगे कि यहाँ ट्रंप जो है चीन को और रूस को जो है धमकियाँ देता था, गीदड़ तबकी देता था, लेकिन खुद ही वो जंग के चंगुल में पूरी तरीके से फंस गया। आपको मुनीश याद होगा कि ट्रंप जब दूसरी बार सरकार में आ रहे थे तो सबसे बड़ा उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया वो ये था कि मैं रूस यूक्रेन की जंग जो है ख़त्म करा दूंगा, अगले 6 महीने में ख़त्म करा दूंगा। और अलास्का समिट भी हुई उसके बाद, लेकिन उसका कोई नतीजा निकला नहीं। आज 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन ट्रंप पूरी तरीके से विफल रहे हैं। ट्रंप अपना PR और प्रोपेगेंडा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है योगदान निभाते हैं। उनकी टीम बड़ी सॉलिड है, चाहे वो ट्रुथ सोशल पे हो, लाइव ये हो, वो दिन में 2 से 3 बार भाषण देते हैं, मीडिया के सामने आते हैं। तो वो इसलिए भी क्योंकि उनका जो नैरेटिव है मीडिया में रहे, दुनिया भर में जो अमेरिका की एक ज़माने में पकड़ होती थी वो बनाई रहे। लेकिन उस पकड़ को, उस पावर को बहुत ठेस पहुंची है। तो आज जो अमेरिका को एक दौर में देखा जाता था कि एक बहुत ही मजबूत, एक विशाल देश है, एक ग्लोबल पावर है, वो नहीं रहा। उनको रशिया से भी, चीन से भी, भारत से भी एक बहुत ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अमेरिका का योगदान नहीं है, अमेरिका का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन उनकी पॉलिसीज़ बदली हैं। इस चक्कर में कि उनकी जो डोमेस्टिक इकॉनमी है बढ़े, उन्होंने वीज़ा रेजीम अपनी जो है बदल दी, इमिग्रेशन रूल्स बहुत जो है हटा दिए, ग्लोबल टैरिफ पॉलिसी जो उनकी आई वो दुनिया भर में उन्होंने उथल पुथल मचा दी पूरी तरीके से। तो एक स्टेबल लीडर चाहते थे कि अमेरिका में आए और स्टेबिलिटी लाए, और पहले ट्रंप के दौर में हमने ये स्टेबिलिटी देखी भी। लेकिन दूसरी बार जब ट्रंप आए, उन्होंने अब जो है मैं कहूँगा कि खून चख लिया था, तो वो दूसरी तरीके से अब अपनी मेज़बानी करने लगे और उन्होंने ग्लोबल टैरिफ पॉलिसी लाई। उन्होंने, वो बोलते रहे पहले कि मैं जंग नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने जंग शुरू की और लोग उनको कहते रहे कि ये बिजनेसमैन हैं, ये समझते हैं, ये डील मेकर हैं, ये जंग नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका ने जंग की पहल की और आज 4-5 महीने के बाद भी वो जंग थम नहीं रही। तो एक क्राइसिस है, दुनिया को अमेरिका की जंग का खामियाजा जो है भुगतना पड़ रहा है। और जब तक ये जंग चलती रहेगी तब तक मिडल ईस्ट ही नहीं, वेस्ट एशिया ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के देश जो हैं एक आर्थिक उथल पुथल में रहेंगे। भारत और ईरान की दोस्ती पूरी दुनिया में चर्चा होती थी। ईरान हमें तेल भी देता था, कहा जाता है कि दुनिया से काफ़ी सस्ता तेल ईरान हमें देता रहा है। अभी भारत और ईरान की दोस्ती कहाँ खड़ी है, कैसी, मतलब दोनों देशों के बीच में अभी क्या चल रहा है? देखिए मुनीश, भारत और ईरान का जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि दोस्ती बहुत ही पुरानी है, बहुत ही ट्रेडिशनल है, हिस्टोरिक है। हमारे भारत में बहुत एक बड़ा वर्ग है शिया पॉपुलेशन का, और उसमें से कई ऐसे जो युवा हैं वो ईरान आज भी पढ़ने जाते हैं। तो सिर्फ ये एक रिलीजियस टूरिज्म के नज़रिए से नहीं देखना पड़ेगा कि शिया लोग वहाँ पर जाते हैं, कौम जाते हैं और वहाँ पर जो है ज़ियारत करने जाते हैं, लेकिन जो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है वो वहाँ पर पढ़ाई करने जाता है, मेडिकल डॉक्टर्स का। तभी हम देखते हैं जब भी जंग होती है, जब भी वहाँ पर जो है उथल पुथल होती है, तो एक बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा का वर्ग है या इंडियन स्टूडेंट्स हैं, वो इम्पैक्ट रहते हैं। तो जम्मू कश्मीर से हमारी बहुत बड़ी शिया पॉपुलेशन है, वो वहाँ पर जो है सफ़र करते हैं, वहाँ पर उनको बार बार जो है वापस आना पड़ता है, और जब उनकी क्लासेस शुरू होती हैं, जंग थमती है, वो वापस जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान और भारत के बीच में जो एक कॉपरेशन है या एक दोस्ती है वो ख़त्म होने वाली है। हमने एक स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन भी देखा कि चाबहार पोर्ट में हमने बहुत इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ पर जो है एक एरिया वहाँ पर बनाया। उसके बाद एक चीज़ जो लोगों को समझनी पड़ेगी कि इज़राइल और इंडिया के स्ट्रेटेजिक स्पेशल पार्टनरशिप है, और वो तो चलेगी, क्योंकि कई सालों से हमने देखा कि चाहे वो रक्षा के मुद्दे हों, इंटेलिजेंस के मुद्दे हों, टेक्नोलॉजी हो, या फिर इनोवेशन हो, एग्रीकल्चर हो या पानी हो, उसमें इज़राइल और इंडिया का समझौता बहुत ही मजबूत है। लेकिन ईरान और इंडिया के भी मजबूत ये हैं और एक दूसरे को सपोर्ट किया है। हमारे पीपल टू पीपल कांटेक्ट, कल्चरल कांटेक्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हमने भी मेज़बानी की है जब अरगाची या उनके कई नेता या जो डिप्टी विदेश मंत्री भी यहाँ पर आए, तो उनको बहुत अच्छा यहाँ पर वेलकम मिला। या फिर वो ब्रिक्स की मीटिंग भी जब यहाँ पर हुई तो बहुत अच्छा उनको यहाँ पर सपोर्ट मिला। तो मुझे नहीं लगता कि क्योंकि इंडिया ने एक बहुत ही अहम योगदान ये निभाया
और पोजीशन ली कि हम सिर्फ इजराइल के सपोर्ट में नहीं हैं, हम सिर्फ अमेरिका के सपोर्ट में नहीं हैं, हम सिर्फ ईरान के सपोर्ट में नहीं हैं, हम बाहर हैं इसके। और हम इन तीनों देशों को बोलते हैं कि आप जंग जो है मत करिए, निहत्थे लोगों को मत मारिए, और जंग जो है सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो बार बार भारत ने कहा है कि डिप्लोमेसी, डायलॉग, बातचीत से ही रास्ता आगे निभाना चाहिए। और ये ट्रेडिशनल एक इंडिया की भूमिका है, रोल है कि हम कभी भी युद्ध जो है शुरू नहीं करेंगे, हम कभी भी युद्ध जो है प्रोवोक नहीं करेंगे। और यही हमारा रशिया यूक्रेन में भी मुद्दा रहा, हमारा ओपिनियन रहा, और यही ईरान के एवज में और इजराइल के एवज में रहेगा। तो आगे भी आप देखेंगे कि दुनिया में उथल पुथल हो, जंग हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, भारत जो है या भारत की सरकार है वो शांति का ही रास्ता अपनाएगी। चलिए दत्ते, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने ईरान अमेरिका और की जो जंग चल रही है इसकी वजह बताई, और भारत इसमें कहाँ खड़ा है ये भी आपने बताया। तो आज का जो एपिसोड था सीक्रेट फाइल्स, ईरान और जो अमेरिका के दरमियान जंग चल रही है उसके ऊपर हमने किया। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आएगा। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर करिएगा कि अगला एपिसोड आप किन पर देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।